गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोग बढ़िया हैं। देखिए आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था या न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन के अंदर, कैसे ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन होता है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो क्या है, रिस्पायरेशन। देखिए डाइजेशन और रिस्पायरेशन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या है, किसी फूड का जो है स्मॉल पार्टिकल्स में या कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज होना। रिस्पायरेशन क्या है, हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस के जरिए हम किसी भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या CO2 को एक्सहेल करते हैं। उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट के साथ वो जुड़ता है सेल्स के अंदर और फिर वो बनाता है एनर्जी को, ठीक है ना। तो एनर्जी ऐसे अकेले नहीं बनता, एनर्जी के लिए दो चीज चाहिए होती है। और वो क्या, एक तो हमको चाहिए होती है फूड और दूसरा हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तभी जाके हमारे बॉडी के अंदर जो है फूड का फॉर्मेशन होता है। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब हमको समझना है कि रिस्पायरेशन क्या है। तो कभी कभी आपके बोर्ड में जो है इससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, रिस्पायरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और रिस्पायरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना। आप रटने वाला काम कहाँ तक कर पाओगे, आप साइंस की पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप जो है जो भी जिस भी लैंग्वेज में या जिस भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब जो है अच्छे से लिख लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। तो रिस्पायरेशन है क्या, सबसे पहली बात देखिए, रिस्पायरेशन जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी रिस्पायरेशन करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन होता ही नहीं, प्लांट्स भी रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। अब रिस्पायरेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन, एक जो प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एक्सहेलेशन, ठीक है ना। मतलब इनहेल करना, एक्सहेल करना। इनहेलेशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये कहलाता है इनहेलेशन। और CO2 को रिलीज करना ये कहलाता है क्या, एक्सहेलेशन। या इनहेल एक्सहेल, ये दोनों प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेशन है क्या। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या किसी भी गैस को इनहेल करते हैं और किसी भी रिसिडुअल एयर को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसी को प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिस्पायरेशन। या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों एक साथ करना ये कहलाता है क्या, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का डेफिनेशन बहुत सही है। तो फ्रेश एयर को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं। सबसे पहले इनटेक करेंगे या इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर जाएगा। हमारे अंदर कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाएगा। लंग्स में कहाँ जाएगा, अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो जाता है फ्रेश एयर, लेकिन खास बात, उस एयर में बहुत सारे गैसें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम समझे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनहेल करते हैं। और जब इनहेल करते हैं तो उस इनहेल में हम किसको लेते हैं, फ्रेश एयर को। और उस फ्रेश एयर में क्या क्या होती है, फ्रेश एयर में बहुत सारी गैसें होती है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती है। लेकिन
जो कंसंट्रेशन होता है गैस का, कौन से गैस का, ऑक्सीजन का, वो ज़्यादा होता है। 21% या 20.94% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को इनहेल करना, या हम ऐसे कह सकते हैं द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। अच्छा, कौन सा एयर? तो वो जो एयर है वो किसका है? ऑक्सीजन का, लेकिन ये किस अमाउंट में है? हाई कंसंट्रेशन। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं एक्सहेल। एक्सहेल क्या है? जो हमारे लंग्स में जो कलेक्ट है एयर, जो कलेक्ट है एयर, जिसको हम रेसिडुअल एयर कह सकते हैं। रेसिडुअल का मतलब जो कलेक्ट हुआ है, वो जो रेसिडुअल है, अच्छा, उस रेसिडुअल एयर में कौन सी गैस है? CO2। तो फ्रेश एयर को इनटेक करना और रेसिडुअल एयर को एलिमिनेट करना, यही प्रोसेस कहलाता है क्या? रिस्पायरेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। यहाँ से रिस्पायरेशन के डेफिनेशन को हम लोगों ने आसानी से समझा। अच्छा, जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है किसका? ऑक्सीजन का। और अगर हम जब हम एक्सहेल करते हैं उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है किसका? CO2 का। और यही जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं क्या? रिस्पायरेशन। तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ से देखेंगे क्या? द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। अच्छा, कंसंट्रेशन कैसा है? विथ हाई concentration of O2, oxygen, and eliminate हाँ, डिफरेंस होता है। अभी हम बताते हैं क्या है। एक्चुअली अगर ये जो डिफिनीशन हम लिख रहे हैं ये ब्रीदिंग का ही है, ठीक है ना। रिस्पायरेशन, अगर हम टोटल रिस्पायरेशन का डेफिनेशन देखें तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन रिस्पायरेशन, हाँ, दोनों को मिला के जो है फिर रिस्पायरेशन होता है। लेकिन अभी आप देखोगे रिस्पायरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ब्रीदिंग और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो अभी हम लोग समझेंगे, पहले डिफिनेशन देख लीजिए फिर हमको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड एलिमिनेट ऑफ द रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल एयर का मतलब जो एयर आपके लंग्स में कलेक्ट है, और वो कौन सा होता है? यहाँ पे लिख सकते हैं विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 is called respiration। इसी को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। ठीक है, ये तो हमने डिफिनीशन देखा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं रिस्पायरेशन को। कैसे? इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एक्चुअली रिस्पायरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में? इसमें अगर हम देखें, फर्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, फर्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं क्या? ब्रीदिंग। और सेकंड जो होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है ना। पहला जो है जिसको हम कहते हैं क्या? ब्रीदिंग, और सेकंड क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। एक्चुअली ऊपर जो डिफिनीशन लिखा है वो किसका है? ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, शिवांश पांडे। जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें अभी मैंने बताया कि केवल ऑक्सीजन ही नहीं रहता। फ्रेश एयर का मतलब उस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होगा
CO2 भी जाएगा, नाइट्रोजन भी जाएगा, ये सारे गैसें होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन जो हमारे सेल्स तक जाता है वो ऑक्सीजन का रहता है। ऑक्सीजन ज़्यादा कंसंट्रेशन में है ना। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हाँ ये भी है, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तभी वो होगा। अभी हम लोग समझते हैं, पहले यहाँ पे समझिएगा। रिस्पायरेशन में क्या हुआ, ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन। अच्छा, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, यही कहलाता है क्या, ब्रीदिंग। ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। या हम इसको एक लाइन में और लिख सकते हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर निकला, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको हम एक और पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैस जो होता है वो क्या रहता है, वो एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है ना। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब है कि किसी भी ग्लूकोज का या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, केमिस्ट्री में ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी हम बता देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, जो भी कंपाउंड, उन सभी को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मैंने बताया भी होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, breakdown of organic molecules of food inside the cells and release energy, release of energy, यही कहलाता है सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। देखो कैसे होता है ये, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो पहले हम इनहेल करते हैं या इनहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन करने से ऑक्सीजन चला जाता है, लंग्स में कलेक्ट हो जाता है, फिर वो लंग से जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में, फिर वो ब्लड वेसल से जाता है कहाँ पे, हार्ट में, और फिर हार्ट उसको पंप करता है कहाँ पे, सेल्स में, सेल्स में गया, फिर सेल से आता है CO2 आता है पहले हार्ट में ब्लड वेसल्स के जरिए, और फिर हार्ट से आता है लंग्स में, फिर लंग्स के से जो है वो बाहर एक्सहेल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या है, ब्रीदिंग। जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है सेल्स में, तो सेल्स के अंदर पहले से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब फूड से है, ग्लूकोज से है, जो हमने कल पढ़ा था डाइजेशन में, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं, फिर उनका ब्रेकडाउन होता है, उस ग्लूकोज वाले कंपाउंड से या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या कार्बोहाइड्रेट से, जो सिंपल फॉर्म है, उससे जाकर जुड़ जाता है ऑक्सीजन, और फिर वो बनाता है किसको, एनर्जी को। और एक्चुअली ये कहाँ होता है, सेल्स में, लेकिन अभी आप आगे पढ़ोगे सेल्स में ये कहाँ होते हैं, तो ये सेल्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल्स में कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सेल्स में हुआ है इसीलिए सेलुलर रिस्पायरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर पाया जाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। कितनी बात समझ में आई बताइए, ये समझ में आया? बाकी लोगों को चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
ये कहलाया ब्रीदिंग। और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। इसी को हम कहते हैं क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आया। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें रिस्पायरेशन एक क्या है? रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे सेल्स में होता है। आप रिस्पायरेशन के एग्जाम्पल जो है कहाँ पे देखे होंगे? आप जब मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाया था वहाँ पे भी आपने देखा होगा। तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट के बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं क्या? रिस्पायरेशन is a chemical reaction। ठीक ना? रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है और ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? तो यहाँ पे रिस्पायरेशन के अगर हम रिएक्शन को देखें ये कैसे होता है, तो मैंने पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ठीक अपोजिट होता है कौन? रिस्पायरेशन। अब कैसे होता है रिस्पायरेशन? तो अभी मैंने बताया रिस्पायरेशन का जो मेन वर्क है वो है क्या? एनर्जी का फॉर्मेशन करना। अब एनर्जी कैसे फॉर्म करेगा? तो हमने इससे पहले डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन में मैंने बताया फूड मिला। अच्छा, फूड किस फॉर्म में रहता है? मान लीजिए फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में, सबसे सिंपल वाला। तो ये हो गया C6H12O6। ठीक है ना? ये कौन है? ये है ग्लूकोज। ये हमने खाने के जरिए लिया था, डाइजेशन के बाद ये सेल्स में चला गया। फिर हमने ब्रीदिंग किया, और जब ब्रीदिंग किया तो हमने किसको लिया? ऑक्सीजन को। और जैसे हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं फिर क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन ऐसे आसानी से नहीं होता, इसके लिए चाहिए होता है एंजाइम। ठीक है ना? एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है ये रेट को इंक्रीज करते हैं। और एंजाइम कहाँ होता है? तो एंजाइम सेल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे? किस सेल्स में? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम पाए जाते हैं। ये इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ा एंजाइम के प्रेजेंस में। एंजाइम कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? सेल्स के अंदर। जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं फिर ये बनाता है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट पहले तो ये बनाता है किसको? CO2 को। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये किसको बनाता है? वाटर को। और फिर लास्ट में क्या बनाता है? एनर्जी बनता है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? ATP के फॉर्म। ठीक है ना? अब कितना ATP बनता है? 38 ATP। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें रिस्पायरेशन प्रोसेस में, अगर हम देखें रिस्पायरेशन प्रोसेस में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आप 6 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आप 6 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आप 6 लिख लीजिएगा। ये आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ATP क्या होता है इसको भी हम बता देते हैं। देखिए ATP जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, यूनिट ऑफ एनर्जी ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? या फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। एनर्जी जो स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में रहता है? ATP की। ठीक है? तो 38 ATP, ये समझ में आया। और एक्चुअली देखें यही जो है हमको एनर्जी देता है। आपने एनर्जी सुना होगा, एनर्जी को हम किलो कैलोरी में हम मेजर करते हैं। तो किलो कैलोरी में जो एनर्जी देता है एक्चुअली वो कौन रहता है? ATP। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
सभी लोग बताइए। शिवानी आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है, एक्चुअली अगर हम देखें, अभी आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में क्या देखोगे कि रिस्पायरेशन कितने टाइप का होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया गया है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है एनर्जी के फॉर्मेशन में, ऐसे रिस्पायरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना, ऐसे रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग समझेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन दो टाइप का, फर्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक, और सेकंड जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एनारोबिक। तो नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। देखिए, रिस्पायरेशन के दो टाइप, अभी मैंने बताया एरोबिक, ये क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। और बी क्या होता है, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, फर्स्ट जिसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और सेकंड जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अगर वन लाइन में हम समझें ये किस बेस पे है, तो ये है ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेस पे। अगर इसके टाइप्स की बात करें किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ O2 रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेस पे ये दो टाइप के, ठीक है ना। पहला हम देखें एरोबिक और दूसरा क्या है, एनारोबिक। इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पे एक लाइन में इसको समझे, ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो वो क्या होगा, एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो क्या होगा, एनारोबिक। अब एरोबिक कहाँ होता है, एनारोबिक कहाँ होता है, ये पूछता है। तो आपके बोर्ड में जो है कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा भी है, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, जैसे एक आती है विद्या गाइड आती है, ठीक है ना, क्लास 10 के बच्चों के लिए विद्या की गाइड आती है, जब आप उसमें देखोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो जब आप उसमें आप देखोगे, सॉल्व करोगे, तो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। कभी कभी इस पर डिफरेंस पूछ देता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो आपको इससे हायर क्लास में भी जाना है, तो हायर क्लास में जाने से पहले आपका जब ये चीज़ें जो है कंप्लीट नहीं रहेगी, बेसिक चीज़ें जब तक जो है आपको हायर क्लास वाले समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग दोनों देखेंगे क्या, एरोबिक क्या है। एरोबिक में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, विच टेक्स प्लेस in presence of O2। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ O2। इन द एब्सेंस ऑफ O2, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये क्या होंगे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है।
अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन और फिर पढ़ेंगे किसको, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये दोनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नोट हो जाए तो बताइए। सभी का हो गया। चलिए एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ध्यान से देखिएगा। देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी इस टाइप के रिस्पायरेशन को करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है या जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिसको हम रिस्पायरेटरी सब्सटेंस भी कहते हैं, तो जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन से। केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस होगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले होता है, एक होता है कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है। अच्छा, ग्लूकोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं C6H12O6। एरोबिक रिस्पायरेशन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन जब होता है तो ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर, ये एक्चुअली ग्लूकोज ये है क्या, ये जब डाइजेशन हो गया वो जो सिंपल फॉर्म था वो सेल्स में था। सेल्स में जाने के बाद इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। कैसे होगा, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है पहले सेल्स में। एक्चुअली यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ये सेल्स देखा, इस सेल्स के अंदर आप देखोगे तो ये है साइटोप्लाज्म। ये कौन है, ये है साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में एक और पार्ट होता है, एक ऑर्गेनेल, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे वाले को हम क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहीं पे एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस भी होता है। तो हम लोग को दो चीज से मतलब है, एक साइटोप्लाज्म से और एक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लूकोज अभी कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंस रहता है। अभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इसको। तो ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद ये बनाता है पायरुविक एसिड को, ठीक है ना। ये बनाता है किसको, पायरुविक एसिड को, या इसी को कभी कभी कहीं और किसी किसी बुक में और भी नाम दिया होगा, इसको हम पायरुवेट भी कहते हैं, पायरुवेट। तो ये ग्लूकोज ब्रेक किया किसमें, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। अब ये कितने मोल्स या मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर इस पायरुविक एसिड का, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये कहाँ हुआ है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में पढ़ोगे। ये सिंगल स्टेप नहीं होता, ये कई सारे स्टेप में होते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कौन, ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये ब्रेक करता है किसमें, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एक्चुअली ये हुआ कहाँ, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, फिर जैसे ही पायरुविक एसिड बन जाता है, फिर वो पायरुविक एसिड O2 के प्रेजेंस में, पहले जो था वो O2 के एब्सेंस में था, O2 के प्रेजेंस में ये बनाता है क्या क्या चीजें, यहाँ पे कुछ नई चीजें बनती हैं। क्या क्या नई चीजें बनती हैं, सबसे पहले बनता है CO2, ठीक है ना, फिर उसके बाद बनता है वाटर, और फिर उसके बाद बनता है क्या, एनर्जी। एनर्जी का मतलब कौन, ATP, 38 ATP। तो अगर हम देखें कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन, कंप्लीट जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ऐसे होता है। अच्छा, ग्लूकोज ब्रेक किया पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, तो उसको मैंने कहा क्या, ग्लाइकोलिसिस। और जब पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो होता है CO2 या वाटर या एनर्जी बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तब इसके बारे में पढ़ोगे, केवल नाम आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई, बताइए इतनी बातें समझ में आई। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा हम पानी वानी पी ले, बताया, इसको नोट करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। एनर्जी बन गया, अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या, कि इस पूरे प्रोसेस में, अच्छा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल और एक और होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, लेकिन ये आपको जानना नहीं, केवल नाम है। तो इस तरह से फाइनली जो बना वो क्या बना, एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम पॉइंट लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, in this process glucose is breaks into pyruvic acid by glycolysis। ठीक है, अगेन glycolysis, sorry, pyruvic acid completely oxidized completely
oxidized into CO2, water and एनर्जी। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम देखें किस प्रोसेस के जरिए, बाई क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक और है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या सिस्टम, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रेब्स साइकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप हायर क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे। अभी केवल यहाँ पे आपको जो है नाम जानने हैं ये दोनों क्या चीज़ है। ठीक है। तो सबसे खास बात इस प्रोसेस में अगर हम देखें कितनी एनर्जी बनी है, 38 एटीपी एनर्जी बनी है। अगर आपसे पूछ दिए, कोई क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए कि एरोबिक रिस्पायरेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे पहला प्रोडक्ट एनर्जी, वाटर और CO2, इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। फिर पूछ दे कितनी एटीपी एनर्जी बनती है, तो यहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी बनती है। एरोबिक रिस्पायरेशन किसके प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसके अलावा ये एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में, और सेल्स के अंदर यहाँ पे देखिएगा छूट गया था, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो स्टेप है ये वाला, पायरुविक एसिड किसमें चेंज हुआ, पायरुविक एसिड चेंज हुआ है किसमें, CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। तो ये कहाँ पे हुआ, ये होता है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अगर हम देखें, अब आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए एरोबिक रिस्पायरेशन होता कहाँ पे है, पाया कहाँ जाता है, ये सभी ऑल प्लांट्स में एंड एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है मोस्टली और जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, कुछ को छोड़ के। ठीक है ना। तो एग्जांपल में अगर हम देखें तो सभी प्लांट्स और एनिमल में किस टाइप का रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये तो कंफर्म हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है। अब हम देखते हैं सेकेंड या बी, इसको हम कहते हैं क्या, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एक चीज़ और, आप लोग जो है अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। ठीक है ना। पिछले इससे पहले भी क्लास चली थी उसकी, और ये वाली भी। ठीक है, ताकि क्लास अच्छे से चल सके। तो अब हम लोग देखेंगे किसको, एनारोबिक रिस्पायरेशन को। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं और ईस्ट है जो एनारोबिक रिस्पायरेशन को करते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन कुछ जो सिंपल फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये होता है। ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। बैक्टीरिया और ईस्ट में जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। और यहाँ पे खास बात, बहुत कम एनर्जी बनती है। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, केवल 2 एटीपी एनर्जी ही बनती है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये कहाँ पे होगा, तो ये इन एब्सेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। इसके साथ साथ और क्या है, इट इज फाउंड इन
it is found in bacteria and yeast। ये बैक्टीरिया में और यीस्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, सबसे खास बात, एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीटली जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है लेकिन पार्शियली, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, क्या, इन दिस प्रोसेस partial oxidation of food takes place in the absence of ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड का, ठीक है ना, और किसके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक होता है ग्लूकोज। एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी कौन होता है, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, वही सेम चीज, ग्लाइकोलिसिस होगा, और ग्लाइकोलिसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड को। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंस होता है। फिर ये पाइरुवेट का क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन। और जब फर्मेंटेशन होता है तो खास बात देखिए, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, C2H5OH। इसके साथ साथ क्या बनता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ क्या बनता है, एनर्जी, ठीक है। कितनी ATP एनर्जी, तो 2 ATP, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता, और ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया की या यीस्ट के। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, पाइरुवेट में चेंज होता है, पाइरुवेट का फर्मेंटेशन होता है, वो किसको बनाता है, एथिल अल्कोहल। तो सबसे खास बात, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या बनता है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, एथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। फिर क्या बनता है, CO2, और फिर क्या बनता है, एनर्जी। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में एथाइल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, बैक्टीरिया में और यीस्ट में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना है कि केवल जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो केवल यहाँ पे अगर हम देखें, केवल बैक्टीरिया और यीस्ट में ही नहीं होता, ये हमारे या ह्यूमन के मसल्स में भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे हम लाइन देख लेते हैं, क्या, एन एरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स। तो मसल्स के अंदर कैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है ना। जैसे इसको एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। अब ये कैसे होगा, तो रिस्पायरेशन का मतलब एनर्जी बनना। जैसे सपोज कीजिए आप कोचिंग से घर जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी तो कोचिंग खुला नहीं है, जब भी ओपन होगा, जब गवर्नमेंट से आदेश होगा तब खुलेगा। मान लीजिए आप कोचिंग से घर जा रहे हैं, या ऐसे कर लीजिए आप स्कूल से घर जा रहे हैं, पहले स्कूल में गए,
टिफिन उपिन खाया एनर्जी था, लेकिन छुट्टी होते होते आपके अंदर का जो एनर्जी है वो लॉस हो गया है। आपने जो स्कूल में जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की है पढ़ाई वढ़ाई के अलावा भी, उन सब में जो है यूज हो गया और वो एनर्जी ख़त्म हो गई। ठीक है ना। अब आप पैदल जो है स्कूल से आप घर जा रहे हो, पैदल जो है आप स्कूल से घर जा रहे हो, अचानक में क्या हो, आपके अंदर तो पहले से एनर्जी है नहीं, लेकिन अचानक में क्या हो कि रास्ते में कोई बंदर आ जाए या कोई कुत्ता आ जाए और वो कुत्ता आपको दौड़ाने लगे, तो आप देखोगे पहले से आपके बॉडी में एनर्जी नहीं था, लेकिन जैसे ही कुत्ता दौड़ाता है आप में तुरंत एनर्जी आ जाती है। उसके बाद आप सीधे घर पे रुकते हो। ठीक है। और जैसे वो घर पे रुकते हो उसके बाद देखोगे कुछ टाइम बाद आपके बॉडी में पेन भी होने लगता है, मतलब मसल्स में, जो पैर का जो मसल्स होता है उसमें पेन भी होने लगता है। तो एक्चुअली जो उस टाइम एनर्जी मिला वो किस वजह से मिला, वो था कौन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना। एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से मसल्स के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, मसल्स एक्टिविटीज़ करता है जब, तो एनर्जी बनता है। हाँ, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये कहाँ पे है, ये हमको नहीं पता है। एक बार देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ही वो मसल्स के अंदर होता है तो वो एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने के बाद उसका यूज करते हैं और फिर क्या करोगे आप, जब घर पे जाओगे तो आपके मसल्स में पेन होने लगेगा, पैर के मसल्स में। अब ये पेन क्यों होता है, तो वहाँ पे एक एसिड जमा होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, जो फटक्यू काज करता है। ठीक है ना। जो थकान या जो दर्द है वो उसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन है वो हमारे मसल्स में भी होते हैं, कौन सा, एनारोबिक। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि हम लोग में तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन मसल्स के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन भी होता है। तो कहाँ पे होगा, इन मसल्स, इन ह्यूमन मसल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कैसे होता है डिफिनीशन में हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी, कोई HCl एसिड पी ले तो क्या होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं। देखो, एक तो तुम्हारे बॉडी के अंदर पहले से एसिड है ना, और एसिड अगर पी लोगे तो वो तुम्हारे सीधा सीधा तुम्हारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होगा। आप सिंपली समझो, आपके बॉडी में देखिए, आपके बॉडी को एसिड चाहिए। ठीक है ना। एसिड का काम होता है, एक नेचुरल एसिड है आपके बॉडी के अंदर, लेकिन अलग से आप एसिड लेते हो तो आपको पहले तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तब आपको एक एंटासिड लेना पड़ेगा। एंटासिड कौन है, तो ये है इनो। ठीक है ना। आपको बेस लेना पड़ेगा उस एसिडिटी को कम करने के लिए। तो इसलिए एसिड तो नहीं पीना चाहिए। एसिड कभी कभी जो बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे, तो वो आपके स्किन को भी जला सकते हैं, आपको आपके जो है आपके अंदर के जो सेल्स उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये काम तो मत ही करिएगा। आपके बॉडी के अंदर नेचुरल एसिड है, कितना एसिड चाहिए वो खुद ही सेक्रेट हो रहा है। तो अलग से क्या जरूरी है, ट्राई करना। समझ में आया नवीन चंद। ये नहीं कि स्कूल में जाएगा लेबोरेटरी में रखा होगा एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड, तो सोचते होंगे लाइए एक मार लेते हैं। ठीक है ना। और ये नहीं कि आप लेबोरेटरी में जाओगे तो वहाँ पे अल्कोहल भी रखा रहता है। जब आप जाओगे जूलॉजी में या बॉटनी के लेबोरेटरी में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे आपको जो है वहाँ पे
अल्कोहल भी मिलेगा, 70% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, ठीक है, नहीं तो उसको भी ट्राई कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में जब मस्कुलर एक्टिविटी होती है, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी O2 used up fast and glucose change into pyruvate and then finally lactic acid in the muscles, ठीक है। तो इस तरह से जब ये होता है तो होता है। अब ये कैसे होता है, लैक्टिक एसिड क्या करता है, कैसे ये चेंज होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना है। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन हम कल बताते हैं। शिवांगी, ठीक है, ये समझ में आया पूरा, बताइए। समझ में आया ये एनर्जी ड्रिंक कैसे बनता है। हाँ, एनाएरोबिक साइटोप्लाज्म में एनर्जी ड्रिंक जब लोगे ना तो उसके पीछे कंटेंट लिखा होगा, क्या क्या चीजें हैं, वहां से आप ले सकते हैं। एक आता है, कौन सा, कोई एनर्जी ड्रिंक आता है सर, रेडबुल है क्या, उसके नीचे लिखा रहता है। चलिए बाकी हम लोग कल देखते हैं।